तो लास्ट क्लास एक बार फिर से रिकॉल जस्ट कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, इसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट। सो डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। सबसे पहले 2D में कर्व का डेफिनेशन देखे थे कि कर्व को कैसे लिख सकते हैं। सो कर्व इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स which can be represented in this form like x comma y is in R2 such that there is relation between there is a function which relates f and y and it is given as fxy is equal to c where c is a constant। इतना देखे थे हम लोग। फिर इसके बाद 3D में देखे थे। तो 3D में कर्व कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3D में तो सरफेस मतलब खुद देख पाते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल है तो फुटबॉल का क्या दिखता है, सरफेस दिखता है। या कोई भी 3D में ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे, तो उस कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर कर्व को डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, मतलब दो सरफेस। जस्ट इमेजिन करो कि कोई दो सरफेस है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो जो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो उस पॉइंट को अगर ड्रॉ करे तो वो अ, उसको कर्व कर डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल ये थे, ये एक बॉल है एंड एक प्लेन है, मतलब चाकू का एग्जांपल ये थे और टमाटर काट रहे हैं, बस वो इमेजिन कर सकते हैं। सो चाकू जो है वो 2D, मतलब जस्ट इमेजिन करो 2D में ही इसको लिख सकते हैं ना, वो लाइन तो है नहीं, मतलब टू डायमेंशनल है। एंड ये 3 डायमेंशनल है, दोनों कट करेगा तो कहाँ पर कट कर, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट काटेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, ये जो सर्कल बनाए हैं। और ये इसको 3D में मतलब यही मेरा कर्व हो जाएगा। सो यहाँ पर दो फंक्शन से रिप्रेजेंट किए हैं, एक्स वाई जेड में रिलेशन, एंड दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो उसको कर्व बोलेंगे इन 3D। एंड फिर देखे थे कर्व का एक और डेफिनेशन देखे थे कि कर्व को दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। सो कर्व को क्या है, कर्व तो एक्चुअली क्या है, पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट। कोई भी पॉइंट आई मीन कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो पाथ ट्रेस करता है उसको, उसी को तो कर्व बोलते हैं ना। सो दस इफ गामा टी, एक पैरामीटर लिए टी एंड गामा इज अ फंक्शन। सो हमको पहले से पता है लोअर क्लास में भी कि हम लोग पैरामीटर का यूज करते हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो गामा टी इज अ पोजिशन, एक पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर टी इज अ पैरामीटर एट पॉइंट टी। एंड ऊपर वाले कर्व को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, गामा ऑफ स्केलर पैरामीटर विथ वेक्टर वैल्यूज। और ये डेफिनेशन देखे थे यहाँ पर। पैरामीटराइज्ड कर्व आरएन में किसी भी कर्व का डेफिनेशन जो है, कर्व क्या है, एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन के थ्रू डिफाइन किए, एक फंक्शन है जो किसी भी इंटरवल विच इज अ सबसेट ऑफ आर से आर एन तक जा रहा है। और ये इंटरवल जो है वो इस कोई भी आर का सबसेट है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये जस्ट देखे थे कि वो ऐसा टी आर का जो अल्फा और बीटा के बीच में रहे, वो सारे टी, वो सारे पॉइंट जो है अल्फा ए सॉरी, यहाँ अल्फा बीटा लिख दिए, यहाँ ए बी लिख दिए, यहाँ ए बी लिख दिए। सो ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब आएंगे। एंड देन हम देखे थे कि ये दो कर्व है, आई मीन सॉरी ये दो सरफेसेस है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, कर्व बनेगा। तो इस तरह के कर्व को लेवल कर्व भी कहते हैं, क्योंकि लेवल कर्व इसलिए कहते हैं कि एट सर्टेन लेवल, मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो लेवल है ना, लेवल मतलब कि ये जितने और यहाँ से इस नीचे वाले प्लेन से जितना डिस्टेंस पर है उतना डिस्टेंस पर कर्व बन रहा है। मान लो इस डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो कर्व जो बनेगा वो दूसरा बनेगा, ऊपर में बनेगा, थोड़ा कट करेगा। सो तो इसीलिए इसको मतलब जिस लेवल पर इसको रखेंगे उस लेवल पर कर्व बनेगा, इसलिए इसको लेवल कर्व नाम देते हैं। सो and then parameterized curve whose image is contained in a level curve C is called parameterization of C। वैसा parameterized curve जिसका इमेज जो है किसी न किसी लेवल कर्व
में कंटेंट हो रहा हो तो उसको पैरामीटराइजेशन कहते हैं। किसका? सी का, उस कर्व का पैरामीटराइजेशन। और एक एग्जांपल देखे थे कि एक पैराबोला है, इसको कैसे इसका पैरामीटराइजेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक्स पैरामीटराइजेशन क्या है, तो एक फंक्शन है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पर तो 2 डायमेंशनल की बात करें पैराबोला का, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो 2 ही कंपोनेंट होगा गामा टी का, तो उसको रिप्रेजेंट किया गामा 1 एंड गामा 2। एंड एक को टी माने तो दूसरा क्या होगा, इस रिलेशन से अगर एक्स को टी मान रहा है तो वाई क्या होगा, टी स्क्वायर। तो वहां से ये पैरामीटराइजेशन हम उसी कर्व को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल देखे थे, एक सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड यहाँ पर क्या देखे थे, मतलब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी किए थे, क्योंकि ये सिर्फ अपर हाफ या प्लस लिखें तो अपर हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, माइनस लेंगे तो लोअर हाफ रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमको तो पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करना है, तो हमको ऐसा कुछ पैरामीटर चाहिए और फंक्शन चाहिए जो अलग अलग पैरामीटर पर पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज दोनों ले, तब तो वाई एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों जाएंगे। तो इसलिए, और पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऐसा वो रिलेशन भी होना चाहिए, जो भी फंक्शन लेंगे उस फंक्शन में ये रिलेशन भी होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमको पता है कि साइन एंड कॉस में ये रिलेशन होता है। एंड साइन एंड कॉस मतलब दोनों वैल्यूज लेता है, प्लस माइनस, मतलब टी का कोई भी टी का वैल्यूज डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ टी वैल्यू जो होगा प्लस माइनस दोनों होगा। एंड देन ये एस्ट्रॉइड एग्जाम्पल देखे थे, मतलब उल्टा एग्जाम्पल देखे थे, एक पैरामीटर था, ये पैरामीटर है और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हेल्प से कर्व को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से वापस चले थे तो देखे थे इसके हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से हम वापस से उसको ला सकते हैं। एंड देन डेफिनेशन एक देखे थे कि if gamma is a parameterized curve, its first derivative is the tangent vector of gamma at the point gamma t। so अगर गामा t पर टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करें तो ये इस पॉइंट पर जो है ये टेंजेंट वेक्टर है। और जैसे और ये देखे थे कि अप टू मींस सपोज आफ्टर डेल्टा टाइम t डेल t जो पोजीशन है वो नया कुछ पोजीशन होगा, सो गामा t प्लस डेल्टा t। एंड यहाँ पर ये कॉर्ड है, अगर डेल टी टेंस टू जीरो जाएगा तो मतलब जितना भी टाइम जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ये पॉइंट वापस से मतलब यहीं पर रह जाएगा ना, क्योंकि जीरो टाइम पर तो जीरो डिस्टेंस मूव करेगा। तो वहां से डेरिवेटिव का डेफिनेशन निकाले थे कि डेरिवेटिव जो है वो ये है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। स्मूथ फंक्शन जानते हैं जिसका जो वैसा फंक्शन जिसका एन ऐसा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो फॉर एनी एन। एंड स्मूथ कर्व उसी के हेल्प से डिफाइन किए थे। सो कोई भी पैरामीटराइज्ड कर्व है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके सारे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो उस कर्व को स्मूथ कहेंगे। और वो किसी फिक्स्ड आई इंटरवल में हो सकता है, जैसे कि हम लोग पैरामीटराइज्ड कर्व ही किसी इंटरवल में डिफाइन किया। तो ये जो डेरिवेटिव स्मूथनेस है वो भी उस गिवन इंटरवल पर ही डिफाइंड है। देन टेंजेंट लाइन डिफाइन किए थे कि अल्फा एक पैरामीटराइज्ड कर्व है और ये स्मूथ है। तो अगर फॉर ईच टी इन द इंटरवल आई सच दैट अल्फा डैश टी इज नॉन जीरो, द टेंजेंट लाइन ऑफ अल्फा, मतलब टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर डिफाइंड है जहां पर डेरिवेटिव नॉन जीरो। सो टेंजेंट लाइन क्यों कहते हैं, तो अल्फा एट टी इज द लाइन विच कंटेन्स अल्फा टी एंड अल्फा डैश टी, दोनों को कंटेन करेगा उसको कहेंगे। एंड रेगुलर कर्व्स किसको कहते हैं, वो सारे पॉइंट्स पर जहां पर अल्फा डैश टी जो है वो जीरो हो, अगर पूरे नॉन जीरो हो, अगर पूरे पर नॉन जीरो है तो रेगुलर कर्व्स कहेंगे, और अगर किसी पॉइंट पर जीरो है तो उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहेंगे उस कर्व का। और एक एग्जांपल देखे थे
यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जीरो कब होगा, t इक्वल टू जीरो पर। तो ये एक सिंगुलर पॉइंट है t इक्वल टू जीरो। और फिर देख सकते हैं कि डिफरेंशियल कर्व जो है वो रेगुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो फंक्शन जो एग्जांपल ये थे इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक डिफरेंशिएबल कर्व है। जीरो पर जो टेंजेंट है वो कॉमन है, ये यही लाइन जो y एक्सिस लाइन है ये टेंजेंट होगा। बट ये रेगुलर नहीं है क्योंकि इसका मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे एट पॉइंट t इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हैं कि वो जीरो आ रहा है, t इक्वल टू जीरो पर अल्फा t जो है वो जीरो आएगा। तो ये सब हो गया पुराना वाला, जस्ट रिकॉल कर दिए क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए। अब आगे शुरू करते हैं। तो रेगुलर कर्व्स तक हो गया था, तुम लोग सुन तो रहे हो ठीक। हम्म। अब इसके आगे हम लोग मूव करेंगे। तो स्मूथनेस हो गया, रेगुलर कर्व्स हो गया। तो अभी आर्क लेंथ सबसे पहले करते हैं कि आर्क लेंथ क्या है। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़े हुए हैं, बट इसको नए सिरे से क्योंकि ये सारे टर्म्स जो है, इसीलिए इसका नाम डिफरेंशियल क्या पढ़ा है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। सो बिकॉज वी यूज डिफरेंशियल कैलकुलस, बहुत हैवीली यूज करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो टॉपिक पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन ही है एक तरह से। सो आर्क लेंथ क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस पॉइंट पर है स्टार्टिंग में, यहां से हम इस पॉइंट पर मूव किए आफ्टर सम टाइम डेल टी से। तो ये इसको कॉर्ड कहते हैं, ये तो हम लोग को पता है पहले से ही। दिस इज कॉर्ड एंड दिस आर्क लेंथ क्या है, ये वाला ये जो चीज है ये आर्क लेंथ। यहाँ से यहाँ तक जो कर्व ट्रेस हो रहा है इसी को तो आर्क लेंथ कहते हैं। तो दिस इज आर्क लेंथ। और इसको निकालेंगे कैसे, तो हम लोग स्कूल टाइम में ही पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट का, मान लो कि 2D में कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, तो हम लोग पढ़ते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर लाइन देते हैं, ये जो है ये एक्स है ये वाई है, तो ये वाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट रिकॉल करा। और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो 2 डायमेंशनल केस में हो गया। 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं, तो मान लो कि 3D है और यहाँ पर कोई पॉइंट है 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से। तो इसको मतलब यहाँ से पॉइंट खींचते हैं इस प्लेन पर एंड देन यहाँ से ये लाइन खींचते हैं। एंड तुम लोग को याद होगा ये फिगर देख के कि वहां से निकालते हैं कि ये जो है ये जो डिस्टेंस है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। सिमिलरली किसी भी nth डायमेंशन में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो ओरिजिन से सारे कंपोनेंट का स्क्वायर का सम लेंगे और रूट स्क्वायर रूट करेंगे। तो जिस बेसिकली हम लीनियर अलजेब्रा में नॉन डिफाइन करते हैं। तो अभी नॉन से कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं रिकॉल कर पा रहे हो या दिक्कत होता है तो उसमें बस ये ध्यान रखो कि जब भी ये नोटेशन यूज कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी लिख रहे हैं, भी इज अ वेक्टर, तो इसको तो इसका मतलब क्या है, v इज अ वेक्टर एंड v का कंपोनेंट हम ले लेते हैं v1 v2 एंड n कंपोनेंट ले लेते हैं। तो जब भी इस तरह से नोटेशन हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस इस पॉइंट का, आई मीन इस वेक्टर का। सो इस वेक्टर का ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा nth डायमेंशन में उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो ये नोटेशन हम रेगुलर यूज करेंगे, इतना लंबा ना लिख के ये यूज करेंगे, नॉर्म ऑफ v चीज का यूज करेंगे। तो दिस इज डेल्टा टी एंड आफ्टर टाइम से t प्लस डेल्टा टी जो कर्व का पोजीशन है, आई मीन आफ्टर टाइम डेल्टा टी कर्व का जो पोजीशन है वो गामा टी प्लस डेल्टा टी है। एंड कर्व पर निकालना है कि कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है कर्व का डिस्टेंस।
तो कर्व निकालने का एक तरीका करते हैं कि कर्व को छोटे छोटे, सो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, इस पॉइंट को ऐसे देते हैं T1 एंड इस पॉइंट को T2 दे देते हैं। सो आफ्टर टाइम T1 से T2 जो पोजीशन है वो ये। तो कर्व का कैसे निकालेंगे, तो कहते हैं कि एक स्मॉल यहाँ पर टी गामा का गामा टी प्लस डेल्टा टी देखेंगे, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ किए हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा किसी भी कर्व में, तो ये जो स्ट्रेट लाइन अभी जो ड्रॉ किए हैं वो देखो कर्व से बहुत सटा हुआ है कि नहीं, ऑलमोस्ट एकदम मतलब क्लोज है। फिर सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस कर्व को क्या किए, स्मॉल पीसेस में तोड़ दिए एकदम छोटे छोटे में, और डेल्टा टी टाइम में बहुत, जो कि जीरो टेंड कर रहा है उस तरह से तोड़े। तो अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, देखो यहाँ पर ड्रॉ किए थे तो ये कितना डिस्टेंस था, इस दोनों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस था। लेकिन अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो ये लग रहा है कि कॉन्साइड कर रहा है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन जो है उसी से कॉन्साइड कर रहा है, नहीं ये जो कर्व है उसी से। तो यही तरीका है आर्क लेंथ निकालने का, कि इसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दो, और फिर दो आफ्टर मतलब टाइम को जितना कम लेंगे उतना ज्यादा अप्रोक्स मतलब ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा आर्क लेंथ का। सो इस पॉइंट पर मान लो कि डेल T1 है, और यहाँ पर डेल, इसको ठीक से लिख देते हैं इस, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये गामा T1 प्लस डेल T1 ऐसा, मतलब आफ्टर T। तो चूंकि टी से ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टी से ही कर देते हैं, नहीं तो फिर डेफिनेशन लिखेंगे तो T1 और टी कंफ्यूजन होगा। तो इसको टी कर देते हैं वापस से, इसको टी कर देते हैं और इसको टी डैश कर देते हैं, बस नाम चेंज कर रहे हैं। तो आर्क लेंथ क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का आर्क लेंथ जो होगा वो गामा टी माइनस, मतलब या इस पोजीशन से इस पोजीशन को माइनस करेंगे, यही तो डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते थे दो पॉइंट का, और इस दोनों का नॉर्म लेंगे। नॉर्म मतलब कि जैसे कोई भी पॉइंट आता था x1 y1 एंड x2 y2, तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते थे इस तरह से। मतलब क्या करते थे, ये इस पोजीशन माइनस इस पोजीशन का, ये यही तो हो रहा है ना, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बस रिप्रेजेंटेशन तौर पर। तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ये होगा, और यही मेरा क्या होगा, आर्क लेंथ होगा अगर टी से डेल टी जा रहे हैं तो। ठीक है, सो टी से डेल टी जा रहे हैं तो आर्क लेंथ मेरा, अभी इसको निकालेंगे कैसे, मतलब तो इसको निकालेंगे डेरिवेटिव की हेल्प से, बिकॉज हम जानते हैं कि डेरिवेटिव में भी ये वाला टर्म इन्वॉल्व होता है। सो अगेन इफ डेल टी इज स्मॉल देन लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 गामा टी प्लस डेल टी, ये क्या होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो गामा टी बाई डेल टी, एंड इसी को रिप्रेजेंट करते हैं गामा डॉट टी से। ठीक है, और दोनों तरफ अगर नॉर्म हम यूज कर लें तो ये डेल टी को स्मॉल ले रहे हैं, तो ये नॉर्म अगर यूज करें तो नॉर्म क्या होगा, गामा टी प्लस डेल टी माइनस, देखो यहाँ नॉर्म यूज किया है ना, इसलिए इसको माइनस इसको लिखे या इसको माइनस इसको लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। ऐसे आइडियल वे में लिखा जाए तो वैसे ही लिखना चाहिए था, बट उससे कोई दिक्कत नहीं। प्लस डेल टी माइनस टी, सो ये वाला टर्म यहाँ पर आ रहा है इसलिए इसका यूज करेंगे। दिस इज डिवाइडेड बाय, दोनों तरफ हम नॉन ले लिए, सो ये जो होगा ये इतना आएगा। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो पहले तो इतना लिख लो कि मतलब जैसे कैसे मॉडुलस का प्रॉपर्टी होता है x बाई वाई है, तो कितना होता है मॉड x बाई मॉड वाई होता है ना। सो नॉन का भी यही प्रॉपर्टी होता है, तो नॉन के केस में भी ऐसा कर सकते हैं, तुम लोग में से बहुत लोग पढ़े भी होंगे ये चीज। सो इसको हम
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग कर सकते हैं। अरे ये ब्रैकेट नहीं होता, टी डेल टी एंड यहाँ भी डेल टी आफ्टर सम स्मॉल टाइम दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ गामा डॉट टी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर्क लेंथ ये जो होगा इसको उधर ले आ सकते हैं राइट हैंड साइड। सो टी प्लस डेल टी माइनस टी दिस इज इक्वल्स टू नॉन डेल एंड टी क्या है, टी तो एक रियल नंबर है ना, तो इस पर नॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं। सो इस पर से हम नॉर्म हटा सकते हैं बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया दिस इंप्लाइज दैट आर्क लेंथ जो होता है वो किसके बराबर होगा, एट आफ्टर सम डेल्टा टाइम टी जो आर्क लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा, इस पूरे क्वांटिटी के बराबर। ठीक है, और यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। तो ये वाला लेंथ मान लो कि हमको यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकालना है आर्क लेंथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे ना। टाइम कितना है, टाइम टी से टी डैश तक आर्क लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा, ये जो इंटीग्रल होगा ये यही मेरा आर्क लेंथ हो जाएगा। सो अभी आर्क लेंथ को डिफाइन करते हैं इस तरह से, डेफिनेशन लिखते हैं, द आर्क लेंथ ऑफ ए गामा, मतलब ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कर्व है, जब भी गामा लिख रहे हैं स्टार्टिंग एट द पॉइंट, मान लो किसी पॉइंट पर स्टार्ट कर रहा है उसको नाम दे देते हैं टी नॉट, इज द फंक्शन एस टी, एक नया फंक्शन है इस which also depends on the parameter t, is there है given by s of t is equals to क्या होगा, सेट टी नॉट से जहां तक हम निकालना चाहते हैं तो टी तक, टी नॉट से टी तक मानो इनिशियल पॉइंट टी नॉट, एंड जैसे ऊपर डिफाइन किए थे तो ये टी है, हम चाहें तो टी को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, डेल यू, मतलब u क्या है, मतलब t भी लिख सकते थे बट वेरिएबल को चेंज करने से डिफिनेट इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिए, u यूज किए। और ये है क्या बेसिकली, ये है इंटीग्रल टी नॉट से t, और ये नॉन क्या होगा, मान लो कि गामा टी जो है वो इस तरह से इसका कंपोनेंट्स है, गामा 1t, गामा 2t एंड अप टू गामा nt, इस तरह से है मान लो। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि इसके कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव, सो गामा 1t का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे जाते जाते गामा nt डॉट का स्क्वायर, ये एंड टी यू यहाँ पर, एंड चूंकि यहाँ पर u यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी टी ना यूज करके u ही यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा कि उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो u। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया आर्क लेंथ। और अगर हम t इक्वल टू टी नॉट कर दे तो क्या होगा आर्क लेंथ, कोई बताएगा, एट पॉइंट t इक्वल टू, मतलब यहाँ पर t के जगह पर टी नॉट कर दें आप, बस इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, पता है डेफिनेट, सो एस ऑफ टी नॉट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जिस पॉइंट पर थे उसी पॉइंट पर है, तो आर्क लेंथ क्या हो गया, आर्क लेंथ कुछ आर्क बना ही नहीं, कुछ आगे बढ़ेंगे तब तो बनेगा,
So in that case arc length is 0. तो ये पर्टिकुलर केस। एक एग्जांपल देते हैं, गामा t is equals to e to the power kt cos t comma to the power kt sin t। एक सिंपल सा बस एग्जांपल है समझने के लिए। इसको अगर ड्रॉ करोगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह से बनेगा, जलेबी जैसे, मतलब इस तरह से चलते जाएगा ये आगे। इसका आर्क लेंथ निकालो जल्दी से तुम लोग, कितना आएगा। ये सबसे जितना जल्दी फैमिलियर हो जाओगे उतना जल्दी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब ये सब बेसिक है जो जानना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही वो सब समझ आएगा जो सिलेबस में है। निकाल के बताओ कितना आ रहा है आर्क लेंथ। जिसका निकल जाएगा बताना। इनिशियल पॉइंट 0 ले लो, टी नॉट को 0 ले लो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। सो एस जो होगा वो टी नॉट से टी और यहाँ पर गामा डॉट टी नॉट, या यू यूज करे तो यू यूज करेंगे टी। और ये निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पहले निकालो फिर इसका डेरिवेटिव निकालो और दोनों डेरिवेटिव का स्क्वायर का सम कर दो। बताओ कितना आ रहा है यहाँ। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, निकाल दो कि नहीं। हाँ निकालो। खुद से प्रैक्टिस करते जाओ पैरेलली तो टॉपिक से बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाओगे। नया टॉपिक है ना इसलिए। हाँ अभी टी लो ना, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो यू लेंगे, अभी रहने दो। बताओ कितना आ रहा है। मतलब एक मिनट, ये भी नहीं, ये के है एक्चुअली। सो के स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ई टू द पावर 2 के टी, यही आ रहा होगा ना। अच्छा के जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। ओके, आई मीन पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है तो इधर स्क्वायर कर देते हैं तब ठीक है, अब ठीक रहेगा। सो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से t तक इसका वैल्यू रखेंगे के स्क्वायर प्लस 1, ये तो कांस्टेंट है, एंड e टू द पावर के टी। तो यहाँ पर u यूज करें तो u रखेंगे, t की जगह u डी यू। अब ये करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया के स्क्वायर प्लस 1 और बचा e टू द पावर के यू। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो k नीचे आएगा डिवाइड होगा, एंड ये जो होगा e टू द पावर के यू लिमिट 0 से t। ठीक है इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई के, अपर लिमिट करेंगे तो ई टू द पावर के टी माइनस 1। ये मेरा आर्क लेंथ हो गया। अगर इनिशियल पॉइंट नहीं दिया रहता t इक्वल टू 0 तो टी नॉट लेके ही बनाते, तो यहाँ पे ई टू द पावर के टी नॉट आ जाता। और आर्क लेंथ कभी भी
पैरामीटराइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे एक ही कर्व को हम अलग अलग तरीके से पैरामीटराइज कर सकते हैं। एक ही कर्व को हम ये देखे थे लास्ट क्लास में कि जैसे कि उस वाले को देखे थे साइन थीटा कॉस थीटा को वाला में देखे थे एग्जाम्पल में कि उसको अगर हम अलग तरीका से भी कर दे तो चलेगा। इस वाले एग्जाम्पल में भी हम कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। मतलब एक पैरामीटराइजेशन शायद इरेज कर दिए थे लास्ट क्लास में बताने के बाद, बट इसको जैसे कि ये है तो यहाँ पर बताया था जैसे कि साइन टी कॉस टी भी चलेगा, इसका पैरामीटराइजेशन कॉस टी साइन टी भी काम करेगा। तो एक ही पैरामीटराइज्ड कर्व का मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आर्क लेंथ क्या अलग अलग होगा? क्योंकि कर्व तो सेम ही है ना, बस उसका लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं। सो आर्क लेंथ कभी बदलना नहीं चाहिए। सो यहाँ पर लिखेंगे कि आर्क लेंथ जो होगा वो डज नॉट डिपेंड, ऐसा नहीं है कि डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ पैरामीटराइजेशन। ऐसा नहीं है कि पैरामीटराइजेशन अलग ले लेंगे तो आर्क लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि कर्व तो वही है तो आर्क लेंथ तो सेम होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए पार्ट में है कि फाइंड द पैरामीटराइज्ड कर्व करस्पॉन्डिंग टू, फाइंड जो कि इजी है ऑलरेडी, तुम लोग आराम से निकालो। फाइंड द पैरामीटराइज्ड कर्व corresponding to y square minus x square is equal to 1। एंड बी नंबर ये है कि फाइंड द इक्वेशन, एंड ऑफ कोर्स पैरामीटराइज्ड कर्व से फिर हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं आर्क लेंथ, बट आर्क लेंथ मतलब एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा इसलिए एडिशनल नहीं करवा रहे। फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, या फिर फॉर द टेंजेंट वेक्टर of the parametrization। ऊपर वाला जो पैरामीटराइजेशन किए हैं उसी का पैरामीटराइजेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इसमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले इसको पैरामीटराइज्ड कर्व लिखना है, इसके करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, एंड द सेकेंड वन इज टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले ऊपर वाला सोचो कैसे करेंगे। ऊपर वाला पहले है क्या? ये कौन सा कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। हाइपरबोला का नाम सुने हो? तो ये क्या है? हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है? सर्कल है, क्या है? इसी सब में से कुछ होगा ना। बोलो। भूल गए तुम तो, डिफरेंशियल एकदम भूल गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े होगे। हाँ, तो उसका फॉर्म क्या रहता है? इसी तरह का तो रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, प्लस रहेगा तो इलिप्स हो जाता है, माइनस रहेगा तो हाइपरबोला, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्म का तो है ना ये। यहाँ पर यहाँ पर बस माइनस जो है वो एक्स के साथ है। तो ओके, तो इसका पैरामीटराइजेशन लिखो। तो अगर ऐसा कर दो, मान लो कि x को t ले लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ, और ऐसा क्यों नहीं लिए? x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू ले सकते थे रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ही ना। ये क्यों नहीं लिए ये वाला?
हाँ ठीक है, इसीलिए वो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर y जो है, y का वैल्यू हमेशा क्या है, या तो पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे एक बार में ना। तो पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर वाला पार्ट सिर्फ आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, निगेटिव लेंगे तो नीचे वाला पार्ट। और दोनों एक साथ ले नहीं सकते हैं क्योंकि फिर फंक्शन का डेफिनेशन वायलेट होगा, क्योंकि y जो है फंक्शन है t का। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से जब भी इस तरह का केस आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से सोचना। तो इजीली हम सोच सकते हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें ये रिलेशन है कि एक का स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो दूसरे के स्क्वायर से, तो 1 आता है। तो बहुत इजीली पता है tan एंड sec में ये रिलेशन है कि sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। तो इसी चीज का यूज करेंगे। सो x को मान लो tan t एंड y को मान लो sec t, बस हो गया। सो पैरामीटराइजेशन लिखेंगे, गामा t इज इक्वल टू tan t कॉमा sec t, बस हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है, डोमेन टी का डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि टी अगर π/2 हो गया तो tan t क्या होगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर t का पैरामीटर जो है वो t जो है वो ये लिखना पड़ेगा -π/2 से π/2 और फिर आगे मतलब इसी तरह से n π/2 से लिख सकते हैं। इनफैक्ट n जो है ऑड मल्टीपल्स है π/2 का, सो n इज ऑड नंबर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। π/2 पर तो लेंगे नहीं वैल्यू, और अगर सिर्फ ये भी डिफाइन करें तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन सारे इंटरवल्स पर डिफाइन ऑड मल्टीपल्स ऑफ प्लस माइनस π/2 पर डिफाइंड हो सकता है। एंड सेकेंड वाला क्या है, टेंजेंट वेक्टर। ये कैसे निकालेंगे। टेंजेंट वेक्टर मतलब क्या है, टेंजेंट वेक्टर इसी को तो कह रहे थे टेंजेंट वेक्टर, कोई अलग टेंजेंट वेक्टर है। गामा टी इज अ वेक्टर है, गामा डॉट टी इज ऑल्सो वेक्टर, और गामा टी ही तो टेंजेंट है ना। एट पॉइंट गामा टी पर जो टेंजेंट है उसी को गामा डॉट टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, tan टी का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर टी, एंड sec टी का तो ये जो हो गया यही वेक्टर है। और यहाँ भी टी का वही रिस्ट्रिक्शन देंगे जो ऊपर में दिए थे, π/2 से -π/2, और ये जो आया यही मेरा टेंजेंट वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद एक नोट में लिखेंगे यूनिट स्पीड हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें यूनिट स्पीड क्या होता है, तो देखो अगर तुम लोग इसको फिजिकल सेंस में देखा जाए अगर, सो गामा टी इज अ पोजीशन ऑफ द कर्व गामा एट पॉइंट टी, एंड व्हाट इज गामा डॉट टी is the position of the tangent vector at point t। तो अगर हम ये इसका नॉर्म जो है गामा, तो गामा टी को गामा टी क्या देता है, मतलब अगर कोई पोजीशन s है तो s डॉट जो होगा उसका क्या डायरेक्शन है उस पॉइंट पर, वही देता है ना वो। तो टेंजेंट लाइन जो देता है अगर फिजिकल सेंस में सोचो तो क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं उसको, कि गामा टी आर पोजीशन वेक्टर है तो ये जो होगा ये स्पीड या वेलोसिटी वेक्टर होगा या स्पीड वेक्टर। तो ये इसका नॉर्म अगर 1 हो जाए, मतलब इसका जो डिस्टेंस और जैसे वो 1 हो जाए, तो इसको कह सकते हैं यूनिट स्पीड कर्व। किसको, गामा को इसलिए क्योंकि गामा डॉट टी का नॉर्म जो 1 हो, तो यूनिट वेक्टर उसी को तो कहते हैं जिसका नॉर्म 1 हो जाए। तो गामा डॉट को यूनिट कहेंगे, यूनिट वेक्टर कब, जब इसका नॉर्म 1 हो जाए, तो उसी को यूनिट स्पीड नाम दे रहे हैं। तो इसको लिखते हैं इफ गामा
ये जो है अल्फा बीटा लिख सकते हैं, इंटरवल का नाम से लेके Rn तक डिफाइंड। ये एक पैरामीटराइजेशन है। सो इज अ पैरामीटराइज्ड कर्व, पैरामीटराइज्ड कर्व। अगर ये पैरामीटराइज्ड कर्व है तो इट्स स्पीड एट द पॉइंट gamma t is given as gamma dot t का नॉन, क्योंकि स्पीड ले रहा है ना, तो स्पीड स्पीड जो है वो कैसा टर्म है, वेक्टर है कि स्केलर है? स्पीड वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? स्केलर होता है, इसीलिए नॉन लगा रहे हैं यहाँ पर। सो इसका स्पीड जो होगा किसी पॉइंट गामा टी पर, वो नॉन ऑफ गामा डॉट टी होगा। एंड गामा इज सेड टू बी ए यूनिट स्पीड। इसी को यूनिट स्पीड कब कहेंगे? इसको जब इस यूनिट स्पीड कहेंगे, यूनिट स्पीड कर्व, इफ इसका नॉन जो है 1 हो जाए। या इसको ये भी लिख सकते हैं सबसे पहले कि कब कहेंगे? इफ गामा डॉट टी इज अ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा तो इसको यूनिट स्पीड कर्व कहेंगे। यूनिट वेक्टर फॉर ऑल टी इन द गिवन इंटरवल अल्फा से बीटा। इसी को लिख सकते हैं दैट इज यूनिट स्पीड का क्या मतलब है कि गामा डॉट टी का नॉन जो होगा वो 1 होगा। तो ये यूनिट स्पीड कर्व बहुत डिफाइन करेंगे, मतलब बहुत हेल्पफुल है आगे जाके, क्योंकि जैसे कि यूनिट वेक्टर डील करना आसान है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं कोई भी कैलकुलेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर तो आ ही जाएगा। तो इसलिए यूनिट वेक्टर डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये इसी तरह से हम लोग यूनिट स्पीड कर्व यूज करेंगे धीरे धीरे आगे जब जाएंगे, क्योंकि उसका नॉर्म 1 होता है तो कैलकुलेशन में सिंपल होगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, और एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा बट इसके हेल्प से आगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसका प्रूफ हम लोग करेंगे। लेट एन टी बी ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर लिए एन टी, ठीक है, दैट इज स्मूथ, दैट इज यहाँ पर ए लिखते, दैट इज ए स्मूथ फंक्शन। टी का स्मूथ फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामीटर टी। देन अगर ऐसा है तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट एन डॉट टी एन टी। एन डॉट टी क्या है? डेरिवेटिव है एन का विद रिस्पेक्ट टू टी। जो भी पैरामीटर लिख रहा है, अगर एन डॉट टी लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डी एन बाई डी टी कर रहे हैं। एन डॉट एस लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डी बाई डी एस एन कर रहे हैं, मतलब जिस पैरामीटर को ले रहे हैं उसी पैरामीटर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये थ्रू आउट हम इस कोर्स में करेंगे। तो इस और ये इसको मिटा देते हैं तो कंफ्यूजन होगा इससे। हाँ, एन डॉट टी और एन टी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये हमेशा 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये 0 होगा फॉर ऑल टी, सारे टी के लिए, जिस भी इंटरवल में डिफाइंड है उस सारे टी के लिए ये हमेशा 0 होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? किसी भी दो क्वांटिटी का ए डॉट बी 0 है, इसका क्या मतलब होता है? इसका फिजिकल सेंस, दो वेक्टर जो है वेक्टर साइन दे देते हैं तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। कोई बताएगा?
हाँ, दोनों वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर। सो ये जीरो कब होगा? इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, नॉन आई मीन मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी एंड कॉस थीटा। तो जीरो होगा मतलब इस आइडेंटिकली जीरो होगा, मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। जीरो कब होगा? पाई बाई टू प्रिंसिपल डोमेन में। तो इसका मतलब थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल कितना है? पाई बाई टू, दोनों परपेंडिकुलर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एन डॉट, या तो ये हो सकता है कि जो डेरिवेटिव है एन डॉट टी ये जीरो हो जाए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। सो एन डॉट इज जीरो। और अगर एन डॉट जीरो नहीं है तो एन डॉट क्या है? एन डॉट टी इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर को इस फॉर्म लिख रहा है, परपेंडिकुलर शॉर्ट में परपेंडिकुलर टू एन टी फॉर ऑल टी। यही दो इंटरप्रिटेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है किसी भी स्मूथ, और यूनिट वेक्टर है और जो n है वो फंक्शन है t का, स्मूथ फंक्शन है, तो उस केस में जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? उस कर्व आई मीन जो वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन होगा इसका डेरिवेटिव का, उसका हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एन टी। मतलब जो यूनिट वेक्टर है उसके डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और इसका प्रूफ दो लाइन का है, बहुत इजी है। सो एन टी कैसा है? एन टी इज अ यूनिट वेक्टर, ये तो हमको पता है। सो यहाँ से कह सकते हैं यूनिट वेक्टर का क्या खासियत होता है कि नॉर्म जो होता है वो यूनिट वेक्टर में नॉर्म जो होता है वन होता है। सो नॉन वन लिख के हम ये भी लिख सकते हैं एन डॉट टी, सॉरी नॉट एन डॉट, बिकॉज एन इज यूनिट वेक्टर, सो एन टी डॉट एन टी, मतलब एन डॉट एन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वन होगा कि नहीं होगा किसी भी यूनिट वेक्टर का? इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि नॉन जो हम ऐसे करते हैं कि यूनिट वेक्टर है तो ये वन होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो तब इसका स्क्वायर जो होगा वन होगा। और इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? एन डॉट एन ही से तो करते हैं ना। इसका स्क्वायर का क्या मतलब है? सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम। और एन क्या है? वेक्टर वैल्यूड है, तो एन डॉट एन करोगे तो भी वही आएगा, सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। तो तुम लोग देख सकते हो इसको। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एन डॉट एन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो वन होगा। एंड अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, गिव्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या गिव? अच्छा, ये किसी को याद है? ए डॉट बी वेक्टर है और दोनों टी का फंक्शन है, तो दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो क्या आता है? तो इसको बताओ, किसी को याद है? ए डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डॉट, याद है? ये प्रूफ भी करते थे हम लोग वेक्टर कैलकुलस में, ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। सो यहाँ से इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? एन डॉट डॉट एन इसी फॉर्मूला से प्लस एन डॉट एन डॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब किसी भी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, सेम होता है कि नहीं होता? कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सेम ही है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एन डॉट प्रोडक्ट एन एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से कह सकते हैं कि एन डॉट टू तो जीरो होगा नहीं, सो दिस इज जीरो। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है जो आगे बहुत यूज होगा, काम आएगा हम लोग रिजल्ट्स प्रूफ करने में। ठीक है, यहाँ पर मतलब एकदम इजी है, दो लाइन का है, कुछ तो किए ही नहीं, बट किसी को समझ नहीं आएगा तो बीच में रोकना। हाँ, एन डॉट जो है उसका यूनिट वेक्टर के का टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो रीपैरामीटराइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज रीपैरामीटराइजेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये सब बहुत यूज होगा। रीपैरामीटराइजेशन, पैरामीटराइजेशन देखिए, रीपैरामीटराइजेशन क्या है? तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक पैरामीटर कर्व है गामा, सो गामा टी इज किस उस कर्व का पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टी कहाँ है, टी कहाँ से आता है, सो किसी इंटरवल से, अल्फा बीटा से कह सकते हैं। तो ये जैसे ये जो पैरामीटराइजेशन है किसी कर्व गामा का, इसको हम दूसरे पैरामीटराइजेशन में चेंज कर सकते हैं। सो आई एम चेंजिंग इट टू चेंज टू, और उसका नाम देते हैं गामा टिल्डा। इसको टिल्ड ऐसे कहते हैं, हम लोग टिल्डा पढ़ते हैं कुछ भी, मतलब बस नोटेशन है। जैसे गामा वन भी दे सकते थे नाम, बट गामा वन नहीं दे रहे हैं, गामा वन वन टू, क्योंकि उसको कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किए हैं ऑलरेडी, कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको गामा टिल्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड टी, जो टी को टिल्ड से रिप्रेजेंट कर, या टिल्ड टिल्ड क्या आएगा, टी टिल्ड जो आएगा वो अल्फा टिल्ड। कहने का मतलब ये एक पैरामीटराइजेशन था, गामा इज वन पैरामीटराइजेशन, गामा टी इज वन पैरामीटराइजेशन ऑफ दैट कर्व, और टी कहाँ से आ रहा है, इस इंटरवल से। तो उसी पैरामीटराइजेशन को चेंज कर देंगे दूसरे फंक्शन के हेल्प से, उसका नाम वो है गामा टिल्ड। और टी टिल्ड जो है बस इसलिए टी टिल्ड लिए हैं ताकि ये ध्यान रहे कि ये जो टी टिल्ड आ रहा है ये दूसरे इंटरवल से आ रहा है, ये इसका इंटरवल का नाम इस तरह से दे दिया, मतलब जस्ट नोटेशन ऊपर में। इसको टिल्ड कहते हैं, जो तुम लोग के कंप्यूटर में स्केप के नीचे रहता है, स्केप बटन के नीचे, तो उसका यूज मतलब वो बस नोटेशनल पर्पस से बार भी यूज कर सकते हैं, बट बार लेटर ऑन दूसरे चीज में यूज करेंगे, इसीलिए ये सब बहुत सुटेबली लेना पड़ रहा है नोटेशन। ठीक है, तो ये चेंज करेंगे, जैसे कि हम लोग याद होगा सर्कल में किए थे साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम बोले थे कि ये तो इसको कॉस थीटा साइन थीटा भी कह सकते हैं, ये भी एक पैरामीटराइजेशन। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, बट रीपैरामीटराइजेशन कर रहे हैं, मतलब एक पैरामीटराइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, एक और पैरामीटराइजेशन इसको चेंज कर रहे हैं वापस से एक और पैरामीटराइजेशन में, तो इसीलिए रीपैरामीटराइजेशन नाम है इसका, मतलब इस टर्मिनोलॉजी का। तो इसको डिफाइन करेंगे, और इसको डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन अगेन। सो लेट, तो पहला फंक्शन गामा, गामा इज अ फंक्शन ऑफ आई, आई को पहला क्या लिया, अल्फा बीटा ना, सो इंटरवल आई कभी कभी लिखेंगे, कभी कभी इंटरवल लिखेंगे, जहां पर इंटरवल का, यहाँ पर इंटरवल का जरूरत है इसलिए इंटरवल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बीटा को यहाँ पर लिखना इम्पोर्टेंट है। तो अब थ्रू आउट जो आगे करेंगे वो इंटरवल को अल्फा बीटा ऐसे डिनोट करेंगे। सो एक फंक्शन है गामा, और ये क्या है, ये पैरामीटराइजेशन, गामा जो है पैरामीटराइजेशन है। सो दिस इज अ पैरामीटराइजेशन या पैरामीटराइज्ड कर्व, पैरामीटराइज्ड कर्व, then a parameterized curve एक और पैरामीटराइज्ड कर्व लिया, उसका नाम दिए गामा टिल्ड, और इंटरवल जो है अल्फा टिल्ड बीटा टिल्ड से लेके आर एन तक डिफाइन कर, ये एक नया पैरामीटराइज्ड कर्व, वही कर्व का नया पैरामीटराइजेशन। सो इससे मतलब ये दूसरा कर्व ले रहे हैं, और इस कर्व को इसका पैरामीटराइजेशन कब कहें, रीपैरामीटराइजेशन कहते हैं। सो इस न्यू कर्व जो ये कंसीडर कर रहे हैं इज सेड टू बी रीपैरामीटराइजेशन, रीपैरामीटराइजेशन ऑफ किसका, ओरिजिनल वाला कर्व का, गामा का। इफ कब कहेंगे, एक नया कर्व है उसको इसका रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट स्मूथ बाइजेक्टिव मैप, smooth means differentiable, bijective means 1 1 on 2, and map
मीन्स फंक्शन, एक फंक्शन मिलेगा बाइजेक्टिव मैप, कहाँ से कहाँ तक, उसका नाम फाई दे रहा है मैप का, I2 से आई मीन सेकेंड वाले इंटरवल से टिल्ड से बीटा टिल्ड से लेके अल्फा बीटा तक, मतलब इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल तक एक मैप मिलेगा जो 1 1 ऑन 2 और स्मूथ होगा, सच दैट, इस पर कुछ कंडीशंस होगा, सच दैट, उसके अलावा कि सच दैट द इनवर्स फाई इनवर्स क्या होगा, अब जाहिर सी बात है 1 1 ऑन 2 है तो फाई इनवर्स जो होगा ये भी 1 1 ऑन 2 होगा। सो जो फाई इनवर्स होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा, इज ऑल्सो, ये भी क्या होगा, ये भी स्मूथ होगा, सो इज ऑल्सो स्मूथ। 1 1 ऑन 2 तो ऑब्वियसली होगा ही, मतलब एक मैप ऐसा मिले जो 1 1 ऑन 2 हो, स्मूथ हो और उसका इनवर्स इमेज भी स्मूथ हो, एंड एक और कंडीशन क्या हो कि गामा टिल्ड टिल्ड जो हो वो सेम हो गामा फाई टी, ये होना चाहिए फॉर ऑल टी इन, एंड फाई जो है यहाँ टिल्डा से यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर फाई का जो डोमेन है वो इस इंटरवल से आ रहा है, तो जब भी इस इंटरवल से आ रहा है तो हम टिल्ड का यूज कर रहे हैं, वेयर टी टिल्ड इज इन अल्फा टिल्ड बीटा टिल्ड। ठीक है, तो पैरामीटराइजेशन, रीपैरामीटराइजेशन का ये टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, कि किसी दूसरे कर्व को इस पहले वाले का रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे कब, जब एक मैप मिल जाए स्मूथ बाइजेक्टिव मैप इस इंटरवल से इस इंटरवल तक जिसका इनवर्स इमेज भी स्मूथ हो और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा रीपैरामीटराइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि पैरामीटराइजेशन एक ही कर्व का अलग अलग लिखा जा सकता है, तो रीपैरामीटराइजेशन, तो देखो किसी भी कर्व का जो प्रॉपर्टी होगा वो तो सेम ही रहेगा ना एक ही कर्व का, भले ही उसका पैरामीटराइजेशन अलग अलग लिख दे, तो रीपैरामीटराइजेशन एक टूल है जिससे हम बता सकते हैं कि दो अलग अलग कर्व है, दो अलग अलग पैरामीटराइजेशन है, तो हम वहां से चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन होगा तो कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, सेम ही कर्व का दो अलग अलग पैरामीटराइजेशन है, तो जाहिर सी बात है सेम ही कर्व है तो प्रॉपर्टीज भी सारा प्रॉपर्टी सेम ही होगा, अलग तो होगा नहीं, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सो टू कर्व्स लिख देते हैं, टू कर्व्स दैट आर reparametrization of each other, reparametrization of each other have the same image, sorry, same image, so they should have the same geodesic property या geometric properties, इसका properties, सारे properties तो सेम ही होंगे, तो एक कर्व का प्रॉपर्टी मान लो हम एक पैरामीटराइजेशन के हेल्प से, एक पैरामीटराइजेशन है गामा टी, उसके हेल्प से हम एक कर्व का प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी जान गए, और एक उसी कर्व को दूसरा पैरामीटराइजेशन से यूज कर रहे हैं, तो अब इसका थोड़ी ना दोबारा निकालेंगे ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि एक का प्रॉपर्टी पता है तो दूसरे का क्यों निकालेंगे, तो इसीलिए रीपैरामीटराइजेशन यूज हो रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, बस ये दिखा देंगे कि ये दोनों जो कर्व है आपस में रीपैरामीटराइजेशन एक दूसरे का, तो इतना कर देंगे, तो वहां से ही हम अलग से फिर से सारा प्रॉपर्टीज निकालने का जरूरत नहीं, तो इसलिए रीपैरामीटराइजेशन डिफाइन कर रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल देखते हैं रीपैरामीटराइजेशन का तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगेन वो सर्कल लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इसका पैरामीटराइजेशन देखे थे गामा टी इज इक्वल टू
कॉस टी कॉमा साइन टी, ठीक है। एंड टी जो है वो ऑफ कोर्स आर से आ रहा है। इसका एक और पैरामीटराइजेशन बताओ। तो हम लिख सकते गामा, हम दूसरा डिफाइन करते हैं गामा टिल्ड टी टिल्ड दिस इज इक्वल्स टू साइन टी टिल्ड कॉस टी टिल्ड। और इस यहाँ पर जो टी टिल्ड है वो भी आर ही से आ रहा है, मतलब यहाँ इंटरवल जो है दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं। किसी किसी केस में अलग हो सकता है मे बी, बट हमको दिखाना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का रीपैरामीटराइजेशन, मतलब गामा टिल्ड टी टिल्ड इज अ रीपैरामीटराइजेशन ऑफ गामा टी। तो कैसे दिखाएंगे? ऊपर वाला डेफिनेशन देखो। ऊपर वाला डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक मैप मिले I1 से I2 में, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फाई मैप मिलना चाहिए जिसका जो स्मूथ हो एंड उसका इन्वर्स इमेज भी स्मूथ हो और ये सेटिस्फाई करे। तो इसका क्या मतलब है कि एक फाई मिलना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ टी टिल्ड का कौन से इंटरवल से आ रहा है? आर से, और ये टी भी आर से आ रहा है। तो आर से आर तक एक फंक्शन मिलना चाहिए, स्मूथ फंक्शन। कैसा फंक्शन? स्मूथ फंक्शन सच दैट, उस पर कंडीशन क्या है ये कि गामा टिल्ड टी टिल्ड जो होगा वो ये होगा, मतलब सच दैट गामा टिल्ड टी टिल्ड जो होगा ये बराबर होगा गामा फाई टी टिल्ड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फाई फंक्शन हम डिफाइन करें? कहने का मतलब कि ऐसा क्या करें कि टी टी से टी टिल्ड पर ऐसा क्या मैप डिफाइन करें कि हम दोनों को दिखा सके सेम। तो देखो फाई को अगर इस तरह से डिफाइन करें तो मतलब बेसिकली देखना क्या है कि कॉस टी को तुम कैसे साइन टी ला सकते हो। कॉस टी को साइन टी लाना है तो क्या करेंगे? कॉस ऑफ टी के जगह पर क्या करेंगे? टी के जगह हम रिप्लेस करेंगे टी को किससे? पाई बाई टू माइनस टी से रिप्लेस करेंगे ना। अगर टी को रिप्लेस करते हैं पाई बाई टू माइनस टी से तो हम कह सकते हैं कि तो जो नया फंक्शन आएगा वो इसी के बराबर आ जाएगा। तो उस तो वो जो सब्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं उसी का नाम फंक्शन है। तो फाई को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, फाई को डिफाइन करते हैं, फाई आर से आर तक था, फाई को डिफाइन करते हैं दिस टू। सो यहाँ पर देखो डेफिनेशन देखो पहले, फाई जो है इस इंटरवल से इस इंटरवल तक डिफाइन, तो आर से आर तक डिफाइन किए हैं। तो फाई को इस इंटरवल में जो है वो टी टिल्ड से डिनोट कर रहा है ना, इस इंटरवल के पॉइंट्स को। तो टी टिल्ड कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पाई बाई टू माइनस टी टिल्ड तक जाएगा। इस तरह से डिफाइन किए फंक्शन। और ये क्लियर है कि ये 1 1 है, ऑन टू है यानी बाइजेक्टिव है टोटल, एंड स्मूथ भी है क्योंकि एक लीनियर कर्व है तो स्मूथ भी होगा। ये एक फंक्शन डिफाइन किए और अभी हम चेक करना क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब गामा टिल्ड टी टिल्ड, गामा टिल्ड टी टिल्ड क्या है? दिस इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ से लिख सकते हैं साइन टी टिल्ड कॉस टी टिल्ड, एंड ये क्या है? गामा ऑफ फाई टी टिल्ड। ये क्या आएगा जरा देखो। सो गामा क्या है? गामा इस तरह से डिफाइंड है कॉस टी साइन टी, और तो गामा फाई टी टिल्ड क्या होगा? ये होगा कॉस ऑफ फाई टी टिल्ड कॉमा साइन ऑफ, मतलब टी के जगह फाई टी टिल्ड से रिप्लेस कर देंगे इसको, ठीक है। और फाई कैसे डिफाइंड है? फाई को इस तरह से डिफाइन किया, टी टिल्ड कहाँ जा रहा है? पाई बाई टू टी टिल्ड पर, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस टी, फाई ऑफ टी टिल्ड क्या होगा? पाई बाई टू माइनस टी टिल्ड, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं ना। सो साइन ये क्या होगा? पाई बाई टू माइनस टी टिल्ड दिस वेक्टर, एंड कॉस ये क्या होता है? पाई बाई टू माइनस टी टिल्ड, दिस इज साइन टी टिल्ड, एंड ये क्या होता है? कॉस टी टिल्ड। एंड अब देख सकते हैं कि ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम आया कि नहीं। तो एक ऐसा फंक्शन हम डिफाइन किए सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं क्लियरली? सबसे पहले तो ये लिखेंगे क्लियरली gamma t tilde t tilde this is same as
तो यहाँ से बेसिकली हम ये दिखा सकते हैं कि दो कर्व जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही दो पैरामीटराइजेशन एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक फायदा हो जाएगा, बार बार हमको एक ही कर्व का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेंगे, सारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे और तब कहेंगे कि दोनों सेम है, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम पता कर सकते हैं कि सो ये दोनों सेम है, तो और फाई जो है वो स्मूथ भी है। और इनवर्स इमेज क्या होगा, फाई फाई एक्स जो है, फाई टी सॉरी फाई टी टिल्डा जो है ये डिफाइंड है पाई बाई 2 माइनस टी टिल्ड से। ठीक है, तो कोई फाई का इनवर्स इमेज निकाल सकते हो तुम लोग, क्या होगा फाई का इनवर्स इमेज? जैसे हम लोग करते हैं ना, फाई ऑफ एक्स जा रहा, फाई एक्स जो है ये वाई पर, जैसे, या फिर ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो, एक फंक्शन लेते हैं फाई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 + वाई। याद करो क्लास 12th, आई थिंक क्लास 12 में हम लोग करे थे। तो क्या करते, इसका इन्वर्स इमेज निकालने के लिए क्या करते थे, y को, x और y में कोई रिलेशन रहता था तो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे, यही करते थे ना। जैसे इसको क्या करेंगे, फाई एक्स 1 + y दिस इज इक्वल्स टू y, यहाँ से क्या होगा फाई एक्स प्लस फाई एक्स टाइम्स वाई इक्वल टू वाई, वाई वाई के टर्म को एक साथ लिखेंगे, क्या होगा फाई एक्स 1 माइनस फाई एक्स का y, और यहाँ से y इन्वर्स इमेज ऐसे ही निकालते थे, याद करो 1 माइनस फाई एक्स। तो कहते थे जो इन्वर्स इमेज आएगा, जो ये फंक्शन है वो इन्वर्स इमेज क्या आएगा, वो x को कहाँ भेजेगा, मतलब अगर x को भेज रहा है y 1 + y पर, तो इसका इन्वर्स इमेज जो है वो x को कहाँ भेजेगा, वो भेजेगा x को भेजेगा x 1 माइनस एक्स पर, यही होता है ना इन्वर्स इमेज। तो उसी तरह से यहाँ भी हम निकाल सकते हैं, तो ये बस समझाने के लिए है ये वाला, तुम लोग रिकॉल कर सकते हो कि हम लोग ये से निकालते थे बहुत फ्रिक्वेंटली। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टिल्ड जो होगा वो भी, मतलब ये जो है ये सेल्फ इन्वर्स है, मतलब आपस में, मतलब जो फाई इन्वर्स जो होगा वो भी टी टिल्ड को यही भेजेगा, तुम लोग देख सकते हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फाई एंड फाई ऑफ फाई इनवर्स ऑफ टी टिल्ड, ये करके देखो, तो ये जो आएगा ये टी टिल्ड ही आएगा, आइडेंटिटी आ रहा है ना। तो यहाँ से ये चीज कह सकते हैं कि ये दोनों, ये जो है इसका इनवर्स इमेज, बस किसी भी मैप का इनवर्स मैपिंग हम निकाल दें और कुछ नहीं कर रहे। तो ये वाला मेथड तुम लोग को याद होगा, 12th में ही पढ़ते थे, 11th 12th में इनवर्स इमेज निकालते थे। सो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि गामा डेल्टी टिल्टी is a reparametrization of, ठीक है, तो reparametrization हो गया इसका। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अभी थोड़ा देर और लेंगे, मतलब 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? प्रियंका तुम हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलना बंद कर दी। मुस्कान, अर्पणा, तमन्ना, तुम लोग को, विकास, निर्मल, निर्मल तुमको आ रहा है समझ में, ऑलिव, ठीक, जहाँ पर दिक्कत होगा पूछ लेना। 2-3 क्लास और करेंगे ना तो एकदम फैमिलियर हो जाएंगे, नया नया जैसा नहीं लगेगा। और सिमिलर पॉइंट तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं, अब पढ़ेंगे क्लोज से, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व सॉरी,
तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्लोज्ड कब कहते हैं, कहेंगे किसी कर्व को जहां से स्टार्ट हुआ था वही वापस आके मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल, इलिप्स, अब एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं, ये क्लोज्ड है। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे तो क्या दोबारा उस पॉइंट पर वापस आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है क्लोज्ड का। ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। सिमिलरली और भी बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं। ये कर्व, एक और कर्व ड्रॉ कर लिए, ये भी क्लोज नहीं है, कहीं पर एंड ही नहीं कर रहा है ना। तो ये तो जहां कहीं से भी स्टार्ट करो किसी भी पॉइंट से इस कर्व पर और आगे बढ़ते जाओ तो कभी तुम वापस उस पॉइंट पर आओगे नहीं, क्योंकि ये एंड ही नहीं कर रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। सिमिलरली पाराबोला, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, मान लो ओरिजिन से स्टार्ट करते ऐसे मूव कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, चलते जा रहा है इंफिनिटी तक, तो ये भी नहीं, क्लोज्ड कर्व नहीं। तो जस्ट क्लोज का इंट्यूटिव जो आइडिया है वो समझना, जितने भी मैथ्स के टर्मिनोलॉजी है वो इंट्यूटिव आइडिया से ही बने हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है या क्लोज है, स्मूथ है। स्मूथ मतलब देखते हो कार का प्रचार करता बोलता मक्खन जैसा, मतलब कहीं पर कोई, कहीं पर कोई रुकावट ऐसा टाइप में नहीं है, बहुत स्मूथली चल रहा है जैसे बोलते हैं हम लोग। तो इस डेरिवेटिव का कंसेप्ट वहीं से आया था। एंड देन कुछ ऐसा कर्व भी मिल सकता है जो आधा क्लोज्ड हो, मतलब इंटरमीडिएट केस मिल सकता है जो ना तो क्लोज्ड हो और ना ही, मतलब किसी किसी पॉइंट पर जैसे ये वाला कर्व बना रहा है, तो ये वाला कर्व को क्लोज्ड कहेंगे या क्लोज नहीं कहेंगे? तो देखो, कोई पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं इस तरह से, तो ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कभी उस पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट जो है जीरो लेते हैं, तो जीरो से जब स्टार्ट करेंगे मूव करना किसी भी एक डायरेक्शन में, तो एक बार जरूर वापस उस पॉइंट पर आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी किसी पॉइंट ऐसा हो सकता है कि किसी किसी पॉइंट के लिए क्लोज्ड हो, मतलब किसी किसी पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट ले तो उसी पॉइंट से वापस दोबारा क्रॉस कर रहे हो, बट बाकी सारे पॉइंट से नहीं कर रहे हो। तो ये जो है ये दोनों के बीच का केस है, इंटरमीडिएट केस। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट केस ऐसा हो सकता है कि जीरो पर रिपीट हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट अगर जीरो है तो जीरो से एक बार जरूर क्रॉस करेगा। तो हम लोग क्लोज कब कैसे करते हैं कि इस पॉइंट कहीं भी एक पॉइंट लिए, उससे स्टार्ट किए, मूव किए, मूव किए, मूव किए, मूव किए, मूव किए, वापस उसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो क्लोज कर इसी को कहते हैं। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर क्लोज तो आ रहा है, मतलब उस पॉइंट पर दोबारा हम मीट कर पा रहे हैं, बट देन नहीं ऐसा कुछ कर पा रहे। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट केस के बारे में। सो इंटरमीडिएट क्यों कह रहा है, क्योंकि ये बीच का केस है ना तो पूरा क्लोज है ना तो पूरा ओपन है। तो इंटरमीडिएट केस, इसी तरह से ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक वही उसी टाइप का है। और इसका जो पैरामीटराइजेशन होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, टी स्क्वायर माइनस वन टी क्यू माइनस टी। ठीक है, इसको इसको प्लॉट करके तुम लोग देख सकते हो। तो ये इसका फिगर इस तरह से ही आएगा। सो इसमें लिखेंगे अ पॉइंट मूविंग at constant speed along this curve। this curve means ये वाला गामा को लिखना है, this curve ब्रैकेट में गामा may return to its starting point if
the starting point is the origin. If the starting point is the origin, origin को छोड़ के और किसी भी पॉइंट से तुम स्टार्ट करो तो वापस उस पॉइंट पर कभी वापस नहीं आओगे, बट will not do so otherwise. तो ये जो है ये इंटरमीडिएट केस है, मतलब ये किसी पॉइंट पर क्लोज्ड, जीरो पर कह सकते हैं क्लोज्ड है क्योंकि इस पॉइंट पर दोबारा रिपीट हो रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स पर ओपन है। तो ऐसा भी केस हो सकता है, या हो सकता है पूरा क्लोज्ड हो पूरा ओपन हो। तो ये क्लोजनेस जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट पर थे और वैल्यूज चेंज करते गए आफ्टर सम टाइम उस पॉइंट पर फिर से दोबारा क्रॉस किए। तो ये किस तरह के फंक्शन में ऐसा होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट किए और वापस उस पॉइंट पर ही आ रहे हैं? पीरियोडिक फंक्शन में ऐसा होता है। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो वैल्यूज है वो क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो यहाँ से पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट आया और उसको हम लोग अपने तरीका से जैसे कर्व जो है वो पीरियोडिक कब कहेंगे वो डिफाइन करेंगे। सो गामा आर टू आर एन बी अ स्मूथ कर्व, एक स्मूथ कर्व लिए एंड लेट जितने भी टर्मिनोलॉजी सब स्मूथ कर्व के लिए कुछ कुछ रेगुलर कर्व्स के लिए डिफाइंड है। एंड लेट एक टी लेते हैं, कैपिटल टी रियल नंबर लेते हैं, तो इसको इस टी को पीरियड कहेंगे या ऐसा कहेंगे कि टी पीरियोडिक है। सो वी से दैट गामा इज टी पीरियोडिक इफ, कब कहते हैं टी पीरियोडिक, जब आफ्टर टी, मतलब टी कब टी स्मॉल टी को कैपिटल टी से इंक्रीज करेंगे तो जब भी टी के बाद के वैल्यूज होंगे उस सब के लिए जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होने लगेंगी टी पर जो है। तो गामा टी प्लस टी इज सेम एज गामा टी फॉर ऑल टी इन आर। पीरियोडिक फंक्शन इसी इसी को कहते हैं। सो गामा जो होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, जो पीरियोडिक कर्व। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ गामा इज नॉट कांस्टेंट, तो ये तो हम लोग को पहले से पता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले लो और उसका पीरियड क्या होगा, कोई भी फंक्शन ले लो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो तो उसका वैल्यू 2 ही है, तो पीरियड क्या होगा एक्स प्लस से सम टी, ये हमेशा 2 ही आएगा फॉर एनी टी इन आर। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होता है, ये पहले से पता है हमको, बेसिक है। सो इफ गामा गामा जो कर्व है इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, एंड इज, और मान लो ये टी पीरियोडिक भी है, टी पीरियोडिक है, तो कांस्टेंट फंक्शन को, कांस्टेंट कर्व को हम इग्नोर यहाँ कर रहे हैं क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, ट्रिवियल एग्जांपल है। एंड टी जो है टी पीरियोडिक है अगर गामा फॉर सम टी नॉन जीरो, ऑफ कोर्स टी जो है वो नॉन जीरो ही होगा, देन क्या कह सकते हैं कि गामा इज सेड टू बी क्लोज्ड। तो देखो क्लोज्डनेस ऑफ ए कर्व डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ पीरियड। कह रहे हैं कि अगर गामा जो है कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट को क्लोज्ड कर्व में नहीं रख रहे, क्योंकि पता है कांस्टेंट कर्व क्या होगा, मान लो एक्स वाई इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 2 इस तरह से होगा, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे चलते जाओगे, तो इसको इसलिए इसको हटा रहे हैं कांस्टेंट कर्व क्लोजनेस से। सो गामा इज नॉट कांस्टेंट एंड टी पीरियोडिक, और टी पीरियोडिक भी है फॉर सम टी नॉन जीरो, ऑफ कोर्स टी तो नॉन जीरो ही होगा ना क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। देन गामा जो है इज सेड टू बी क्लोज, तब उस केस में गामा को क्लोज कहेंगे, जैसे कि साइन टी कॉस टी, इसका पीरियड 2 पाई है हमको पता है। सो यहाँ से लिखेंगे एक चीज और कि thus if gamma is t periodic, a point moving around
गामा returns to its starting point। कितने देर बाद आएगा? आफ्टर टाइम। इसका फिजिकल सेंस लिख रहे हैं कि फिजिकल मीनिंग क्या है इस पीरियड का। सो आफ्टर टाइम टी के बाद वो सेम पोजीशन में जरूर आएगा, वाट एवर द स्टार्टिंग पॉइंट इज। सो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, वाट एवर द स्टार्टिंग पॉइंट इज। सो स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो, आफ्टर टाइम टी के बाद वो कर्व जो है वापस से इनिशियल पोजीशन पर आएगा। और यहां से लिख सकते हैं एवरी कर्व इज जीरो पीरियोडिक। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? पीरियोडिक, क्योंकि कोई भी कर्व है, मतलब ऐसा फंक्शन से बार बार बताते हैं क्योंकि फंक्शन ज्यादा फेमिलियर है। तो y x इक्वल टू से सम कुछ भी ऐसा है कि x प्लस वाई एक्स प्लस वन ऐसा है। तो x में कुछ भी जीरो ऐड करोगे मतलब तो क्या आएगा? वापस से वही तो आएगा ना, x प्लस वन ही आएगा। तो कह सकते हैं कि कोई भी कर्व, यहाँ पर कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, तो कह सकते हैं कि कोई भी कर्व जो होगा वो जीरो पीरियोडिक होगा। जीरो पीरियोडिक मतलब जीरो ले रहे हैं, मतलब आफ्टर टाइम कितना टाइम बाद? आफ्टर टाइम जीरो। तो टाइम जीरो है मतलब कि उसी पोजीशन पर वापस है ना, तो जाहिर सी बात है वो पीरियोडिक होगा, तो ट्रिवियल केस हो गया। तो लिख सकते हैं कि एवरी कर्व इज जीरो पीरियोडिक। और डेफिनेशन देते हैं पीरियड का, अभी तक पीरियड ने डिफाइन किया। सो द पीरियड ऑफ ए क्लोज्ड कर्व गामा इज, क्या है? पीरियड किसको बोलते हैं? जैसे 2 पाई पर भी साइन रिपीट होता है, 4 पाई पर भी तो रिपीट होगा, 6 पाई पर भी होगा, तो सबसे छोटा वाला कोई कहता है ना 2 पाई को। सो इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर is the smallest positive number t such that gamma is t periodic। तो जब भी पीरियोडिक फंक्शन पूछते हैं तो उसमें तो एक तो ये बोलते हैं कि आफ्टर सम टाइम जो है फंक्शंस का बिहेवियर रिपीट होने लगे, और वो टी है जिसको पीरियड बोलते हैं वो स्मॉलेस्ट हो। जैसे कि हम लोग बहुत फैमिलियर है ये वाला एग्जांपल से, गामा टी इज इक्वल्स टू पी कॉस टी क्यू साइन टी। ऐसा है, पी एंड क्यू कोई कांस्टेंट है, ये एक वेक्टर ही है, ये क्लोज्ड कर्व है, इज अ क्लोज्ड कर्व का एग्जांपल है। इसका पीरियड क्या होगा? इज अ क्लोज्ड कर्व विथ पीरियड 2 पाई। क्यों? क्योंकि t प्लस 2 पाई करो तो वापस से यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन। और 2 पाई स्मॉलेस्ट है, 2 पाई से नीचे कोई कोई भी वैल्यूज लोगे तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक वेल नोन एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। आज इतना ही करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे कर्वेचर। कर्वेचर से तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट है, मतलब आज तक बस बेसिक कर्वेचर स्टार्ट करेंगे, देन स्पेस कर्व्स डिफाइन करेंगे, ये सब।